हेलो डियर स्टूडेंट्स, नीट ब्रह्मास्त्र सीरीज जो है उसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नीट 2024 में आप लोगों को देखने को आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसी पैटर्न पे या फिर सेम क्वेश्चन या फिर इसी पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा बॉटनी के क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से 25 क्वेश्चंस जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ और 25 हमारे बॉटनी की सीनियर फैकल्टी हैं गिरधारी सर, वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन उठाया हम लोगों ने और आपको इसके लिए जाना पड़ेगा 1855 में। 1855 में ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला काफ़ी पॉपुलर स्टेटमेंट माना जाता है। ये पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया। 1838 याद कीजिए आप लोग, श्लीडन, उसके बाद में 1839 के अंदर श्वेन सेल थ्योरी के पायोनियर्स माने जाते हैं। जवाब नहीं दे पाए थे एक चीज़ का कि नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। फिर 1855 के अंदर एक साइंटिस्ट आए इनके जीवन में और उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, एज यू ऑल नो। उन्होंने आकर के बताया कि ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला मतलब सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पर ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला ये जो वर्ड है, ये जो स्टेटमेंट है, वो किसने यूज़ किया सबसे पहले? आंसर होगा बच्चों रुडोल्फ विर्चो, ईयर था 1855। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। वेरी नाइस। PAR की परास क्या होती है? PAR फोटोसिंथेसिस का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। PR का मतलब होता है बच्चों फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। आपको पता है सोलर एनर्जी के अंदर बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं। प्लांट जो है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी रेंज जो है वेवलेंथ की यानी कि लैम्डा की, उसको यूज़ करते हैं? ये एक बड़ा आसान सा सवाल है। तो आपको पता है कि जो विजिबल लाइट है ना, केवल वही यूज़ होती है, ठीक है। ब्लू से लेके रेड लाइट जो है उसके बीच का जो स्पेक्ट्रम है वही यूज़ होता है। और अगर आप एंगस्ट्रॉम में बात करो तो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास का ये एक रेंज है, एक बैंड विड्थ है जो कि वहाँ पर यूज़ होती है। उसी को हम लोग PAR के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि नैनोमीटर में ऑप्शंस हैं तो आप चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पर आंसर जाएगा 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये वो रेंज है जहाँ पर आप मान सकते हो कि प्लांट जो है वो अपने अंदर जो भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं या फिर अदर जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं उनकी हेल्प से इस वेवलेंथ की जो लाइट है, ये जो बैंड विड्थ आपको दिख रहा है 300 नैनोमीटर का बैंड विड्थ आपको दिख रहा है 400 से लेकर 700 के बीच में, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बताना मैं जरूरी नहीं समझता। तो PAR की परास क्या होती है? आंसर होगा 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में। ये था क्वेश्चन नंबर 2, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से उठाया हुआ है। तीसरा प्लांट किंगडम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं पर्सनली फील करता हूँ कि पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक यही है। होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी के बीच का जो कंपेरिजन है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। दी गई पीढ़ी में से कौन सा वंश समबीजाणुक है? विच ऑफ द गिवन जेनेरा इज होमोस्पोरस? तो बच्चों हेट्रोस्पोरी सीड फॉर्मेशन के लिए काफ़ी जरूरी चीज़ है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्योर हेट्रोस्पोरस होते हैं, ये भी आपको मालूम होने चाहिए। और कुछ टेरिडोफाइटा हैं वो भी हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। उनके जीनस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा सिलेजिनेला, दूसरा आएगा साल्विनिया, याद रखना साल्विया नहीं है, साल्विनिया है। उसके अलावा थर्ड नंबर पे आता है एजोला, नंबर 4 पे आता है मार्शिलिया, ठीक है। ये हैं 4 जीनस जो कि हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। टोटल 8 है, हम लोग 4 डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ टेरिडोफाइटा है जैसे कि मैंने आप लोगों को नाम बताया वो हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। उसके अलावा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आप लोग देखिए इसके अंदर साइकस, क्योंकि जिम्नोस्पर्म है तो ये हेट्रोस्पोरी शो करेगा फॉर श्योर। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन होमोस्पोरी शो करता है, कौन सा जीनस है वो समबीजाणुकता दर्शाता है, ये पूछा हुआ है। तो साइकस हो गया, ये हेट्रोस्पोरी शो करता है। लाइकोपोडियम को चलो जाने दो एक बार। पाइनस को देखिए आप लोग, ये भी जिम्नोस्पर्म है, हेट्रोस्पोरी शो करता है। सिलेजिनेला टेरिडोफाइटा का मेंबर है लेकिन ये भी हेट्रोस्पोरस है। सिलेजिनेला, साल्विनिया, एजोला, मार्शिलिया, ये 4 नाम आप लोग याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो लाइकोपोडियम जो कि लाइकोप्सिडा का मेंबर है, आंसर हो जाएगा लाइकोपोडियम। ये होमोस्पोरी शो करता है कंप्लीटली, ठीक है, हेट्रोस्पोरस नहीं है। मैं आपको बता दूं होमोस्पोरस का मतलब होता है एक ही टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन करना। हेट्रोस्पोरी का मतलब होता है 2 टाइप के स्पोर पैदा होते हैं, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एब्सिसिक एसिड से रिलेटेड है। याद करिए एब्सिसिक एसिड को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो है स्ट्रेस हार्मोन। आपको मालूम है कि ये एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। आपको मालूम है कि स्ट्रेस
जो कंडीशंस होती है प्लांट के अंदर, उसके अंदर एब्सिसिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है या फिर जो प्रोडक्शन है या लेवल है प्लांट के अंदर, वो बढ़ जाता है। आपको ये भी फील आता होगा कि एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छा हार्मोन नहीं है, प्लांट के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर प्लांट अगर अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करेगा तो मारा जाएगा। स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर अगर प्लांट को सर्वाइव करना है तो उसको अपना मेटाबॉलिज्म स्लो करना पड़ेगा, और उसके लिए एब्सिसिक एसिड का लेवल बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। जब बात सर्वाइवल की होना, तो आपका जो डेली रूटीन है उसके सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है ना, जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वही करना जरूरी होता है। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, उसको आप जितना डिले कर सकते हो उतना कर दो। समझ में आया आपको? तो आप देखिए, एब्सिसिक एसिड जो है वो स्ट्रेस हार्मोन के फॉर्म में भी हम लोग इसको जानते हैं। एब्सिसिक एसिड इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। क्यों हम लोग ऐसा मानते हैं, इसकी एक हरकत बता दो जो आपको लगे कि हाँ, ये स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, प्लांट के अंदर आपको पता है ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो बढ़ेगी। तो अभी हम लोगों को एक ऐसा हार्मोन चाहिए जो कि जो स्टोमेटा है उनको क्लोज करे। तो देखिए, क्या ये सीड डोमेंसी ब्रेक करता है? जवाब है नहीं, उल्टा ये सीड डोमेंसी को प्रमोट करता है। क्या ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है? नहीं करेगा। अगर स्ट्रेस कंडीशंस है तो रिप्रोडक्शन करके भी क्या कर लोगे? पहले जान बचाना जरूरी है। ये लीफ फॉल को प्रमोट करता है, चलो मैं मान सकता हूं, लेकिन फिर भी हम लोग ये नहीं मान सकते कि ये स्ट्रेस कंडीशंस में प्लांट के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। आप इस पे आइए, स्टोमेटा क्लोजर को प्रमोट करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया और स्टोमेटा अभी भी ओपन है तो प्लांट को मरने से कोई नहीं बचा पाएगा, ये बचाएगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। याद रखना, अच्छा हार्मोन है, प्लांट के लिए बहुत जरूरी हार्मोन है। भले ही ये प्लांट की ग्रोथ को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 105। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है यहाँ पर। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपको पता है कहाँ बनता है, क्यों बनता है, आपको मालूम होना चाहिए। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 और क्रॉसिंग ओवर से जस्ट पहले। क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होता है? पैकिटीन में। तो जाहिर सी बात है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है उसका फॉर्मेशन पैकिटीन से जस्ट पहले हो जाना चाहिए। तो आप बताइए मुझे, बाइवेलेंट फॉर्मेशन आप लोग कब मानते हो कि कब होता है? जवाब होगा जाइगोटीन। चलिए, पैकिटीन से जस्ट पहले। आपको पता है पहले लेप्टोटीन आएगा, फिर जाइगोटीन। दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो आपस में चिपक जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जिसको आप लोगों ने बोला है। उसके बाद में पैकिटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर अकर होता है, संपन्न होता है। तो क्रॉसिंग ओवर से जस्ट पहले सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बनना बहुत जरूरी है। जाइगोटीन जो स्टेज है ना, वहां पर आप देखना सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा क्रॉसिंग ओवर जो है वो ड्राइविंग फोर्स माना जाता है इवोल्यूशन के पीछे। तो चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया है कि जीटीपी का फॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल में कहां पर होता है। तो बच्चों, क्रेब्स साइकिल का आपको मालूम होना चाहिए, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड के अंदर, तब आपको एक जीटीपी का फॉर्मेशन होता हुआ मिलेगा। यहां पर जीडीपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? जीटीपी में। और मीनवाइल ये जीटीपी जो है वो वापस से जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो फॉस्फेट है ये उठा लेगा एडीपी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी के अंदर। मतलब यहाँ पर जीटीपी फॉर्मेशन और एटीपी फॉर्मेशन जो है वो आपस में कपल्ड रिएक्शंस हम लोग बोलते हैं कि ये कपल्ड होते हैं, एक साथ चल रहे हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम में से जब सक्सिनिक एसिड का डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर एक जीटीपी आपको मिलेगा। ये जीटीपी बनाने के लिए आपको कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए, कोई प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं चाहिए, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, याद रखना। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी यहाँ पर नहीं हो रहा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम लोग किसको बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जब एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है तब हम लोग उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ना, वो ऑक्सीजन होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन हो नहीं सकता क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बच्चों सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो पूछा गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से। वायरोइड और वायरस के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए आपको बोला गया है। आपको बताना है कि वायरोइड जो है उसके अंदर ऐसा क्या होता है जिससे वो वायरस से डिफरेंशिएट हो सकता है, अलग होता है, भिन्न होता है। तो आप देखिए, वायरस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड होता है बच्चों, और उसके अलावा उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। ये कहानी है किसकी? वायरस की। लेकिन आपके कोर्स में दो ऐसे सब वायरल एजेंट्स हैं जिनकी चर्चा की गई है। सबसे पहले प्रियोन। प्रियोन के अंदर प्रोटीन होता है लेकिन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। दूसरा नाम जो है वो है वायरोइड का। वायरोइड जो है वो वायरस से कैसे डिफर करते हैं वो पूछा गया है। तो भैया, वायरस के अंदर दोनों चीजें होती हैं, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन, लेकिन वायरोइड के अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी आरएनए।
और वो भी लो मोलिकुलर वेट का। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो मोलिकुलर वेट का आरएनए होता है, नॉर्मल जो आरएनए होता है उससे उसका मोलिकुलर वेट क्या होता है, कम होता है। और याद रखिएगा वायरोइड के अंदर प्रोटीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कैप्सिड नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा आरएनए मोलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। तो बच्चों ये था एक और क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 108 ये जो है वो जेनेटिक्स से उठाया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आप लोगों को हो जाएगी। आपने एक मेल और फीमेल है उनका क्रॉस करवाया, ठीक है, उस वो जो दोनों के दोनों जो हैं वो हेट्रोजाइगस हैं और वो भी फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिनाइल कीटोन यूरिया जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्योंकि रिसेसिव डिजीज़ है तो समबडी मस्ट हैव 2 एलील्स एटलीस्ट टू गेट द डिजीज होने के लिए आपके पास में कितनी एलील होनी चाहिए, कम से कम 2, क्योंकि रिसेसिव डिजीज है। तो जब रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन आएगी तभी तो डिजीज के सिम्टम्स आएंगे। अगर आप हेट्रोजाइगस हो मतलब आप कैरियर हो। तो चलिए इसने कहा कि 2 लोगों की शादी हुई है, मेल फीमेल, और दोनों के जो दोनों हैं वो कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं। किसके लिए? फिनाइल कीटोन यूरिया के। तो फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब दोनों के दोनों कैरियर है, आप ये बोल सकते हो। चलो मैंने इस पर्टिकुलर एलील को जो है वो पी से डिनोट किया है यहाँ पर। चलिए इनके बीच में अगर आप लोग क्रॉस कराओगे तो आपको भी पता है कि 25% जो हैं वो डिजीज होंगे। जेंडर यहाँ पर मैटर नहीं करता क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, सेक्स लिंग नहीं है कि आपको जेंडर बताना पड़े, ऑटोसोमल है, जेंडर कुछ भी हो। 25% जो है वो डिजीज होंगे, 50% मुझे लग रहा है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी मतलब कैरियर होंगे, और 25% जो है वो कम्प्लीटली हेल्दी होंगे, कम्प्लीटली फ्री होंगे। तो ये नॉर्मल है। चलिए जी, तो बच्चों 25% डिजीज होंगे, सही आंसर होगा आंसर नंबर 1। आई होप ये आप समझ गए होंगे। क्योंकि दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो 25% जो हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव होंगे और होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। नंबर 2 50% जो है वो हेट्रोजाइगस होंगे। नंबर 3 25% जो हैं उनके ऊपर कोई एलील नहीं होगी। याद रखिएगा ये जो 25% नॉर्मल है उनको हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं, जो कैरियर है उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर रहे हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए मैंने पी यूज़ किया है। 25% जो है वो आपको इस कंडीशन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो पूछा क्या गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी कैन बी डिजीज, जो संतति है उनमें से कितने प्रतिशत रोगग्रस्त हो सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असुमेलित का चयन करना है, इनकरेक्ट जो मैच है वो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। पढ़ लीजिए बड़े आराम से, ठीक है, जेनेटिक्स का ही क्वेश्चन है। कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन चारों का आपको ध्यान रखना है। कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि दोनों जो एलील हैं वो अपना अपना एक्सप्रेशन दे रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्लियोट्रोपी जो है उसका मतलब होता है कि एक जीन जो है वो मल्टीपल फंक्शंस कर रही है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है बहुत सारी जीन्स मिलकर के एक फिनोटाइप को डिटरमाइन कर रही है। नंबर 4 इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब जो डोमिनेंट है वो रिसेसिव के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। ये 4 चीजें हैं। अब आप देखिए इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कोडोमिनेंस यानी कि सहप्रभाविकता। F1 प्रोजेनी जो है इट रिजेंबल्स विद बोथ पेरेंट्स। F1 प्रोजेनी आपने बोला, मैं मान रहा हूँ कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस चल रही है यहाँ पर, ठीक है, जो एक जो है वो डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में और दूसरा जो है वो रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में। दोनों में एक एक टाइप के गैमेट बनेंगे, F1 प्रोजेनी बनेगी। F1 प्रोजेनी में आपको दोनों एलील देखने को मिलेगी। अगर कोडोमिनेंस है तो दोनों के दोनों जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर आपको बच्चे के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि कोडोमिनेंस है मतलब कोई भी किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। दोनों अपना अपना जो एक्सप्रेशन है, दोनों एलील्स वो अपना अपना एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट रूप से दे रही है यहाँ पर। नंबर 1 तो बच्चों ये तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू नहीं है इसमें। अगला जो है वो प्लियोट्रोपी है। प्लियोट्रोपी का मतलब होता है 1 जीन में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। एक फिनोटाइप जनरली एक जीन देती है, लेकिन अगर एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइप दे रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपी बोलते हैं। ये भी करेक्ट है। नंबर 3 पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसका एग्जांपल आप लोग क्या दोगे, सीड कर्नल जो हैं उनका कलर वीट के अंदर और स्किन का कलर ह्यूमन के अंदर, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो वैसे तो अगर आप एलिमिनेशन थ्योरी से देखो तो चौथा आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी पढ़ लो एक बार। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, याद करो AB ब्लड ग्रुप जो है वो तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल नहीं है। तो सही आंसर होगा बच्चों 4, क्योंकि इसने पूछा है कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अनुवादन की प्रक्रिया, ये ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि ट्रांसलेशन आप कब मानोगे कि स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, बिगिंस विद। तो क्या होगा जिससे आप मानोगे कि ट्रांसलेशन जो है प्रोसेस वो चालू हो गई। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो मैं आपको भूमिका बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए ट्रांसलेशन बिगिंस विद, अगर ये स्टेटमेंट है तो ट्रांसलेशन हम लोग तब मानते हैं जब स्मॉल सब यूनिट जो होती है ना राइबोसोम की, उसके साथ में mRNA की बाइंडिंग हो जाती है।
स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स एमआरएनए, तब हम मानते हैं कि ट्रांसलेशन चालू हो गया। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं कि कब हम मानेंगे कि ट्रांसलेशन बिगिंस। आंसर होगा जब स्मॉल सबयूनिट किसके साथ में बाइंड हो जाएगी, एमआरएनए के साथ में। आपको मालूम होना चाहिए एमआरएनए के 5 प्राइम यूटीआर की तरफ एक शाइन डेलगेनो सीक्वेंस होता है, उसकी मदद से वो 30S जो सबयूनिट है उसके साथ में जुड़ जाता है। मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, स्मॉल सबयूनिट जो है वो एमआरएनए के साथ में जुड़ गई और हम मानते हैं कि ट्रांसलेशन बिगिन हो गया। लेकिन आप देखिएगा एनसीईआरटी के अंदर ही एक पैराग्राफ है और जिसमें लिखा हुआ है कि इन द इनिशियल फेज ऑफ ट्रांसलेशन चार्जिंग होती है। तो आप थोड़ा वर्ड प्ले होगा, ध्यान रखना। अगर आपको पेपर में दिखाई दे कि फर्स्ट फेज या इनिशियल फेज में क्या होता है, तो आप बोल देना कि सर चार्जिंग होती है। और अगर वो पूछे कि ट्रांसलेशन बिगिंस विद, अगर ये वाला पॉइंट आता है तो फिर आंसर वो है जो यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर नंबर 3। बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टाइप का क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए। अगर टीआरएनए बाइंड होता है अमीनो एसिड के साथ में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन बोलते हैं ना। एक्टिवेशन हो गया पहले अमीनो एसिड का, उसके बाद में टीआरएनए के साथ में बाइंडिंग हुआ, तो हम लोग बोलते हैं कि चार्जिंग हो गई है ना ट्रांसफर आरएनए की। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में कौन सी लाइन दिखाई देगी, ये है इनिशियल फेज मान लीजिए आप लोग। ट्रांसलेशन की जो इनिशियल फेज है वो यही है, लेकिन हम कब मानते हैं कि ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया ये हम लोग कब बोलते हैं, जब स्मॉल सब यूनिट जो है राइबोसोम की वो एमआरएनए के साथ में बाइंड हो जाती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसीलिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगला क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन है। आपको मालूम होना चाहिए जब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 टाइप का होता है, 1 2 3, 3 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। जितने भी टाइप के जो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ना बच्चों, ये आरएनए बनाते हैं एक्सेप्ट 5S आरएनए। इसको छोड़ करके बाकी जो तीनों टाइप के आरएनए है ना, राइबोसोमल आरएनए, उनका फॉर्मेशन कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 करता है। इसके अलावा 2 जो है वो हेट्रोजीनस आरएनए का फॉर्मेशन करता है। हेट्रोजीनस आरएनए जो है वो प्रिकर्सर है बच्चों एमआरएनए का। नंबर 3 जितने भी टीआरएनए हैं उनका फॉर्मेशन कौन करेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज 3 करेगा। और 5S आरएनए जो है उसका फॉर्मेशन भी कौन करेगा, तो आंसर होगा आरएनए पॉलीमरेज 3 करेगा। एनसीईआरटी में एक लाइन और लिखी हुई है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो होते हैं ना उनका भी फॉर्मेशन आरएनए पॉलीमरेज 3 ही कर देता है। तो ये 3 चीजें हैं। अब आप देखिए इसमें पूछा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या काम कर रहा है। तो आपने देखा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसका फॉर्मेशन कर रहा है, हेट्रोजीनस आरएनए का। लेकिन ऐसा तो कोई स्टेटमेंट है नहीं, लेकिन आप लोग इसको देखिए, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए का पूर्वगामी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चों, हेट्रोजीनस आरएनए की बात हो रही है, विषमांगी आरएनए की बात हो रही है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये एक और क्वेश्चन है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। आगे देखिए, यहाँ पर आगे हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर पे थोड़ा देखो आप लोग। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर एक क्वेश्चन है कि बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर सबसे पहले साइक्लोस्पोरिन ए जो है ना उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो एक फंगस से आपको मिलता है, ड्यूटेरोमाइसीटीज का मेंबर है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम हम लोग उसको बोलते हैं। तो बच्चों ए के अंदर आएगा कौन सा, 3rd ऑप्शन। स्टेप्टोकाइनेज जो है वो आपको मालूम है, स्टेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उससे अपने को मिलता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। स्टेप्टोकाइनेज जो है वो स्टेप्टोकोकस से मिलता है। सिट्रिक एसिड बच्चों हम लोगों को मिलता है एस्परजिलस नाइगर से। तो आप देखिए सी के अंदर क्या होना चाहिए, 2nd होना चाहिए, बी के अंदर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और फर्स्ट के अंदर होना चाहिए 3rd। तो बच्चों आंसर हो जाएगा अपना 2nd। 3rd, बी के अंदर क्या होना चाहिए, 4th होना चाहिए, सी के अंदर क्या होना चाहिए, 2nd होना चाहिए। लैक्टिक एसिड किससे मिलता है, लैक्टोबैसिलस लैब जिसको आप लोग बोलते हो। तो डी के अंदर क्या होना चाहिए, 1। सही ऑप्शन होगा बच्चों 2nd। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वैसे ये रटने वाली चीज़ है। चलिए, स्टेटिन भी था एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, जरूर कंफर्म कर लेना कि किससे मिलता है। स्टेटिन हो गया अपना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा अभी। साइक्लोस्पोरिन ए, स्टेप्टोकाइनेज, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ एक बार और देख के इसको लर्न कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे जो है वो इकोसिस्टम जो चैप्टर है वहाँ से एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। लिंडमैन का रूल आपको पता है, 10% का पूछा गया है कि ये जो फूड चेन है ना, इसमें मैक्सिमम एनर्जी कौन से ट्रॉफिक लेवल के ऊपर प्रेजेंट है। तो बच्चों मैक्सिमम एनर्जी जो होती है ना वो T1 पे प्रेजेंट होती है। T1 के बाद में T2 पे, T1 का 10%, उसके बाद में T3 पे, T2 का 10%, ऐसे करके ये साइकिल चल रहा है। तो आप देखिए ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर होगी। अगर यहाँ पर 100 जूल है तो आप मान के चलिए ग्रास होपर के पास में कितना जाएगा, 10, फ्रॉग के पास में कितना जाएगा, 1 जूल, स्नेक के पास में कितना जाएगा, 0.1 जूल। 10% का लो है लिंडमैन का, और बाकी का 90% कहाँ जा रहा है, हीट की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं।
सही आंसर कौन सा होगा बाय द वे? इसके अंदर एक और थोड़ा सा इसमें फंसाने की कोशिश की गई है। ग्रास को इसने डी बोल रखा है, तो आंसर आएगा फोर्थ। ठीक है, लिखना क्या चाहिए था ए बी सी डी अगर आप देखो तो, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा लिखा हुआ है, तो आंसर आएगा ग्रास। अब आप देख लो ग्रास किसको बोला गया है, डी को, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए आप लोग, हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो। ब्राज़ील का कैपिटल है बच्चों रियो डे जेनेरियो। ठीक है, ब्राज़ील वो जगह है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, जहाँ पर आपको अमेजोन रेन फॉरेस्ट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है उसके कंजर्वेशन के लिए एक हिस्टोरिक कन्वेंशन हुआ था और उसको बोला गया था द अर्थ समिट। उसके बाद में आप याद कीजिए 2002 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर एक जगह जोहान्सबर्ग, वहाँ पर वर्ल्ड समिट जो है उसका आयोजन हुआ था, जिसका जो टाइटल था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पर जो हुआ था वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर हुआ था, और रियो के अंदर जो हुआ था उसको हम लोग बोलते हैं द अर्थ समिट। याद रखिएगा, ये आंसर होगा इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से ही है। आपको बताना है कि बहिस्थानीय संरक्षण नीतियों में सम्मिलित कौन सा नहीं है। एक्स-सिटू कंजर्वेशन का मेथड कौन सा नहीं है, ये पूछा है। एक्स-सिटू कंजर्वेशन मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उससे थोड़ा सा अलग जगह के ऊपर ले जा करके और कोशिश की जाए कि उसको उसका नेचुरल एनवायरनमेंट मिले। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, और वहाँ पर हम लोग उसका कंजर्वेशन करें। याद रखिएगा, नेचुरल हैबिटेट से दूर जो कंजर्वेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स-सिटू कंजर्वेशन होता है। तो एक्स-सिटू कंजर्वेशन के अंदर क्या क्या आते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स आते हैं बेटा, बॉटेनिकल गार्डन्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स आते हैं। एक चीज़ जो है वो यहाँ पर इन-सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, जिसका नाम है सेक्रेड ग्रोव्स। इन-सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जो जहाँ पर है वहीं पर उसका कंजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए और क्या क्या आता है सेक्रेड ग्रुप्स के अलावा इन-सिटू कंजर्वेशन के अंदर। नेशनल पार्क्स आते हैं, आपके हॉटस्पॉट आते हैं, है ना, और जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी आते हैं इन-सिटू के अंदर। एक्स-सिटू के अंदर क्या क्या आते हैं, जूलॉजिकल पार्क आ गया, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आ गया, बॉटनिकल गार्डन आ गया। इसके अलावा क्या आता है, सीड बैंक, स्पर्म बैंक, एग बैंक, ये सारी चीज़ें भी किस में आती हैं, एक्स-सिटू कंजर्वेशन के अंदर आती है। लेकिन सेक्रेड ग्रुप जो है वो किसका एग्जाम्पल है, इन-सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। तो आंसर होगा बच्चों सेकेंड। आगे देखिए आप लोग, ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, उनके जो फंक्शंस है वो कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। समझ में आया आपको, एक का फंक्शन जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पर दूसरे का फंक्शन स्टार्ट होता है। जैसे ईआर का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो गोल्जी बॉडी के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी इंक्लूडेड हैं, क्या वो सारे के सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, नहीं सर। ईआर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, वैक्यूल टोनोप्लास्ट बोलते हैं उसकी मेम्ब्रेन को, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। नंबर 2, कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, ये बिल्कुल सही बात है। एनर्जी सिंथेसिस करते हैं, जी नहीं। ऑन डीएनए होता है, जी नहीं। आंसर होगा कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। दुनिया में ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए ना हो। आपको मेरे स्टेटमेंट में अगर कोई खामी नजर आ रही हो तो मैं आपको बता दूं कि जिनमें आप बोलते हो ना कि जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है या फिर आरएनए है, वो वायरस हो सकते हैं। वायरस के अलावा कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। मतलब वायरस को तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते भी नहीं है ना, तो आप समझिए बात को, ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल ना हो। तो यहाँ पर आप देखिए जो इकोलाई है, क्योंकि वो बैक्टीरिया है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर भी आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो देखने को मिल जाएगा। साइनोबैक्टीरिया खुद एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको देखने को मिल जाएगा एज ए जेनेटिक मटेरियल। लेकिन क्यूबी बैक्टीरियोफाज ये वायरस है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो आरएनए होता है। आप मेरी बात को समझना, क्यूबी बैक्टीरियोफाज के अंदर मोस्टली जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन क्यूबी बैक्टीरियोफाज जो है वो इसका एक एक्सेप्शन है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्यूबी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है, तो आप लोग याद रखिएगा क्यूबी बैक्टीरियोफाज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो होता है आरएनए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है अधोवर्ती अंडाशय कौन सा फ्लावर है जिसके अंदर आपको इंफीरियर ओवरी देखने को मिल जाएगी। तो इंफीरियर ओवरी जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, चाइना रोज में बच्चों, मालवेसी का है, और मालवेसी के अंदर आपको पता है सुपीरियर ओवरी होती है। पोटैटो जो है ना उसके अंदर भी आपको सुपीरियर ओवरी दिखाई देगी। ट्यूलिप के अंदर भी आपको सुपीरियर ओवरी दिखाई दे जाएगी। तो फिर आंसर क्या होगा, आंसर होगा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, एस्टेरेसी फैमिली के मेंबर है और इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी इंफीरियर ओवरी। और भी 2 एग्जांपल एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इसके साथ में। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर के अलावा और कौन कौन से एग्जांपल्स दिए हुए हैं, क्यूकम्बर और गुआवा, ये भी एग्जांपल्स हैं। प्लम, रोज, पीच, इनके अंदर आपको पेरिगाइनस ओवरी दिखाई देगी, हाफ इंफीरियर टाइप की, और बाकी जो है वो सुपीरियर ओवरी के एग्जांपल्स हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों एनाटॉमी का, एक बीजपत्री तने के समनी बंडल द्विबीजपत्री तने से भिन्न होते हैं।
यानी कि वेस्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकोट स्टेम डिफर्स फ्रॉम डाइकोट स्टेम एज द फॉर्मर आर। मतलब आपको एक ऐसा कैरेक्टर बताना है, फॉर्मर मतलब जो पहले लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम का आपको एक ऐसा कैरेक्टर बताना है जो डाइकोट स्टेम के अंदर एब्सेंट होता है। सिंपल सीधा सवाल ये है। आपको डाइकोट स्टेम का कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं, आपको सिर्फ डिफरेंस नहीं बताना है, आपको एक ऐसा डिफरेंस बताना है जो मोनोकोट स्टेम के अंदर प्रेजेंट हो और डाइकोट स्टेम के अंदर क्या हो, एब्सेंट हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनके वेस्कुलर बंडल ओपन होते हैं क्या, तो भैया मोनोकोट स्टेम के तो क्लोज होते हैं और डाइकोट के ओपन होते हैं। देखो ये डिफरेंस है तो सही, लेकिन मुझे कैरेक्टर किसका बताना है, मोनोकोट स्टेम का। क्या वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, ये करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि मोनोकोट स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ना वो स्कैटर्ड होते हैं, और डाइकोट स्टेम के अंदर जितने भी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो सब एक रिंग की फॉर्म के अंदर अरेंज्ड होते हैं, बड़े साफ सुथरे टाइप के होते हैं। नंबर 3, कंजॉइंट दोनों में होते हैं सर, ये तो डिफरेंस है भी नहीं। यूनिफॉर्म साइज, डाइकोट स्टेम के अंदर यूनिफॉर्म साइज का मैं मान सकता हूँ। मोनोकोट स्टेम में दो टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे वेस्कुलर बंडल्स, जो पेरिफेरी की तरफ होते हैं वो स्मॉल साइज्ड होते हैं, और जो सेंटर की ओर होते हैं उनका नंबर भले कम हो लेकिन उनका साइज अच्छा खासा होता है। तो यहां पर आंसर होगा स्कैटर्ड। ये वो कैरेक्टर है जो मोनोकोट स्टेम का तो है लेकिन डाइकोट स्टेम का नहीं है। हिंदी वाले बच्चों ध्यान से पढ़ना, एक बीजपत्री तने के समनी बंडल द्विबीजपत्री तने से भिन्न होते हैं, क्योंकि एक बीजपत्री तने में जो समनी बंडल होते हैं ना वो बिखरे हुए होते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, ये वैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, सिलेजिनेला और साल्विनिया, ठीक है ना। क्या ये दोनों फर्न्स हैं? तो साल्विनिया के लिए तो मैं श्योर हूं कि ये फर्न है, लेकिन सिलेजिनेला जो है वो लाइकोप्सिडा का मेंबर है, ठीक है ना। लाइकोप्सिडा के दो मेंबर अपने कोर्स में, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला जो है वो फर्न नहीं होती। तो क्या ये एक्वेटिक फर्न है? जवाब है नहीं, दोनों तो नहीं है। सीड प्रोड्यूस करते हैं? बिल्कुल नहीं सर, सीड प्रोड्यूस भी नहीं करते। सीड हैबिट के प्रिकर्सर माने जाते हैं लेकिन सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्लियर कर लेना। नंबर 3, दो तरह के स्पोर बना रहे हैं, बिल्कुल, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं क्या? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो टेडोफाइटा है ना उनको बोला जाता है वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि पहली बात तो इनके अंदर जाइलम फ्लोएम आपको देखने को मिल जाएंगे, और दूसरी बात क्रिप्टोगेम्स होते हैं यानी कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना वो हिडन होते हैं, फ्लावर नहीं बनाते हैं, है ना। तो जितने भी टेडोफाइटा है ना वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वेस्कुलर होते हैं, मोस्टली वेस्कुलर होते हैं। तो सवन उत्कों का अभाव होता है, वेस्कुलर टिश्यू लैक करते हैं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ब्रायोफाइटा के बारे में बोलता तो मैं सुन लेता, क्योंकि वहाँ पर वाकई में जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन टेडोफाइटा के मेंबर्स हैं, इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। सिलेजिनेला और साल्विनिया दोनों के दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं, ध्यान रखना, यानी कि दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, प्लांट हार्मोन से रिलेटेड एपिकल डोमिनेंस का डेफिनेशन मान लीजिए कि आप लोग पूछा है। एपिकल डोमिनेंस में होता क्या है, एपिकल बड की प्रेजेंस में जो लेटरल बड्स हैं वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाती, प्लांट की हाइट बढ़ती रहती है बड़ी अच्छी, लेकिन ब्रांचिंग नहीं हो पाती, ये एपिकल डोमिनेंस है। ऑक्सीजन का इम्पैक्ट है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो सही आंसर है ये, लेटरल बर्ड्स डू नॉट ग्रो, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित झिल्ली रहित अंगक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस इज। तो बच्चों नॉन मेम्ब्रेन बाउंड तो सेंट्रियोल भी होता है, लेकिन वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं ना कर रहा। प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम कौन कर रहा है, राइबोसोम कर रहा है। सही आंसर हो जाएगा सेकंड। अगर आप सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड देख के आंसर करोगे तो सेंट्रियोल भी मार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि मेम्ब्रेन एब्सेंट हो प्लस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा हूँ या प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा हूँ, तो आंसर होगा राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, और ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला मान लीजिए आप इसको, ये मैं बता दूं। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता तो आप लिख लीजिए। टेक्सोनोमी के अंदर जिस दिन फाइलोजेनी इंक्लूड हो गई तो टेक्सोनोमी बिकम्स सिस्टेमेटिक्स, ये ध्यान रखो आप लोग। टेक्सोनोमी में आपने क्या ऐड करना है, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है बच्चों इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। अगर आपने फाइलोजेनी की है तो फिर वो टेक्सोनोमी नहीं है, वो टेक्सोनोमी अब क्या बन चुकी है, सिस्टेमेटिक्स, ठीक है। दोनों ही लीनियस एरा के शब्द हैं, लेकिन फिर भी आप समझिए केवल मात्र फाइलोजेनी का फर्क है, और टेक्सोनोमी में फाइलोजेनी कभी भी इंक्लूड नहीं होती। सिस्टेमेटिक्स डिफर्स फ्रॉम टेक्सोनोमी एज द फॉर्मर इंक्लूड्स। वापस उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। फॉर्मर का मतलब सिस्टेमेटिक्स में ऐसा क्या है जो टेक्सोनोमी में नहीं है, तो सिस्टेमेटिक्स के पास में फाइलोजेनी है जो टेक्सोनोमी के पास में नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। चलिए जी अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए। एंथर वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंथर वॉल जो है उसके अंदर पोलीप्लॉइड सेल्स कौन सी होती है, कौन सी सेल्स होती हैं जिनके अंदर डीएनए की अमाउंट जो है वो इंक्रीज्ड स्टेट में होती है, ये पूछा गया यहाँ पर। तो बच्चों टेपिटम आंसर होगा। टेपिटम के अंदर आपको पोलीप्लॉइडी भी देखने को मिल जाएगी और डीएनए कंटेंट भी आपको नॉर्मल सेल से ज़्यादा दिखाई
देगा। जितनी एक नॉर्मल डिप्लॉइड सेल के पास में डीएनए कंटेंट होता है ना, उससे डबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा या फिर और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पर आंसर होगा बच्चों टेपिटम। चलिए जी, मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में गिरधारी सर जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। ये भी जेनेटिक्स का ही क्वेश्चन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस इज कॉल्ड। ये पूछा है कि आप कैसे ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स का पता लगा सकते हो अगर आप क्रॉस करवा रहे हो तो बच्चों एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हुआ करते थे, C. पनेट, उन्होंने पनेट स्क्वायर बताया था और उसकी हेल्प से हम लोग जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं उनको निकाल सकते हैं। चेकर बोर्ड मेथड भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो सही आंसर होगा सेकेंड, और आगे गिरधारी सर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ वेरी लक फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। The ripening of fruit can be delayed so that they can be left on tree for longer period. This is done by gibberellic acid. तो आप देखोगे बच्चों कौन से हार्मोन के द्वारा हम फलों को क्या है वृक्ष पे छोड़ सकते हैं और उनकी मार्केट वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। जैसे माना कि इस समय मार्केट में बहुत सारे फ्रूट आ रहे हैं, तो उस फ्रूट हम जानेंगे अपने फ्रूट की जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा मिले, तो हम अपने फ्रूट को क्या है लंबे समय तक प्लांट पे ट्री फ्रूट पे लगा के रख सकते हैं। तो बच्चों क्या अपना आंसर आ जाएगा जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड आप यहाँ पे लगा दोगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 127। प्रकाशीय शोषण किसका निर्माण दर्शाता है, मींस फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन बच्चों क्या एक वेस्टफुल प्रोसेस है, वेस्टफुल प्रोसेस, वेस्टफुल प्रोसेस है बच्चों। आप जाने होगे जैसे RUBP है, RUBP आप जानते हो 5 कार्बन का एक आपका CO2 रिसेप्टर है C3 प्लांट पे। तो आप जानोगे ये जो एंजाइम्स है हमारे पास रूबिस्को, ये जो एंजाइम्स है ना दो टाइप की प्रॉपर्टी शो करती है, एक कार्बोक्सिलेज एक ऑक्सीजनेज। तो फोटो रेस्पिरेशन में ये जो एंजाइम्स है ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी शो करती है और इस RUBP को दो मॉलिक्यूल में तोड़ देती है। एक आपका 3PGA और दूसरा आपका 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ओके, इसलिए इसको C2 साइकिल बोलते हैं। बेटा इसमें क्या होता है, CO2 निकलता है, ना तो इसमें ATP आपका क्या है बनता है, ना शुगर बनता है, ना NADH2 बनता है। पूरी वेस्टफुल प्रोसेस है। तो जो स्टोर्ड फूड है वही ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसीलिए हम बच्चों इसमें देखेंगे तो शुगर बट नॉट ATP, ये नहीं होगा। नाइदर ATP नॉर शुगर, बोथ ATP एंड शुगर, ATP बट नॉट शुगर। इसमें उल्टा ATP यूज होता है, NCERT में लिखा हुआ है। तो CO2 रिलीज्ड आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। ठीक है, तो बच्चों नाइदर ATP नॉर शुगर, तो इसमें सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ना तो इसमें ATP बनता है ना शुगर, उल्टा जो। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन है एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिसमें 3 सेल ऑर्गेनिल्स इन्वॉल्व होते हैं, मींस पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। स्वीट पी लीफ मॉडिफाइड इनटू ट्रेंडिल, बिल्कुल सही है, ट्रेंडिल में मॉडिफाइड हो जाती है। कसकोटा लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, ठीक है, क्योंकि इनका जो स्टेम है वो फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है। बोगनविलिया लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, ये गलत है। इसमें आप जब बोगनविलिया में आप जानते हो कि स्पाइन नहीं होते, यहाँ पे थॉर्न देखने को मिलते हैं और जो एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन होता है। एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड इनटू ट्रेंडिल, ग्रेपवाइन। ठीक है, तो सारे कुछ सही हैं, लेकिन बोगनविलिया में थॉर्न मिलते हैं, स्पाइन नहीं मिलते। तो आंसर हमारा क्या है बच्चों, ये इनकरेक्ट है, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं काइजमेटा। काइजमेटा आप जानते हो कि ये मियोसिस में देखने को मिलते हैं, क्रॉस शेप स्ट्रक्चर होता है। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा टेक प्लेस इन डाइकाइनेसिस, जाइगोटीन, डिप्लोटीन एंड पैकाइटीन। ठीक है,
अब देखो ये काइज़मेटा अपना क्या है, ये डिप्लोटीन स्टेज में देखने को मिलता है, लेकिन इनका टर्मिनलाइजेशन जो आपका होता है वो कहाँ पे होगा बच्चों, मीन्स डाइकाइनेसिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, पारगति क्रम में आपने देखा है कि क्रोमोसोम सिर्फ कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं और काइज़मेटा क्या है, सुरों की तरफ फिसल के गायब हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ए टर्मिनलाइजेशन। तो बच्चों हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। बलकुट की सबसे भीतरी परत है, आप जानते हो कि जो कॉर्टेक्स होता है उसका इनरमोस्ट जो लेयर होता है उसे हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, द सेल डू नॉट, सेल वॉल तो होगा भाई, प्लांट है, हैज कैस्पेरिन स्ट्रिप इन रूट, बिल्कुल सही है। अब रूट की जो एंडोडर्मिस होती है उसमें कैस्पेरिन स्ट्रिप देखने को मिलते हैं, सही है। इट ए पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल इसमें होएगा नहीं, तो बच्चों क्या आएगा हमारा, सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, लाल शैवालों में जो रेड एल्गी उनका जो रिजर्व फूड है बच्चों, क्वेश्चन आता है, इनका फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च नहीं होगा, ये आपका ब्राउन एल्गी का होगा, ये वाला ब्राउन एल्गी में होगा, ब्राउन एल्गी। ओके, तो हमारा आंसर बच्चों थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक बिवरेज इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन। नेचुरल जो बिवरेज है बियर एंड वाइन, तो इनको हम क्या बच्चों विदाउट डिस्टिलेशन ऑब्टेन करते हैं, इनमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, लेकिन अब देखें ना, जैसे विस्की है इसे हम करते हैं, बियर को नहीं करते, ब्रांडी को भी करते हैं, रम, ठीक है, तो ये बियर आपका आ जाएगा सेकेंड आंसर। इसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम होता है, तो नेचुरल बिवरेजेस है इसमें डिस्टिलेशन नहीं करते, विदाउट डिस्टिलेशन बियर एंड वाइन। ओके, नेक्स्ट बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड। अब देखो प्रोटो कॉपरेशन में दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है। ठीक है, ठीक बात है। एमन सेलेज में क्या होता है, एक को माइनस और दूसरे को हमें कुछ भी नहीं होता, नो इफेक्ट। कॉमन सेलेज में हम बात करें बच्चों, एक को फायदा होता है, एक को लॉस नहीं होता, नाइदर इफेक्टेड न्यूट्रल। और म्यूचुअलिज में भी दोनों को बेनिफिट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि वन स्पीसीज बेनिफिट है, इसमें दोनों स्पीसीज बेनिफिट है, इसमें कोई सी भी नहीं है। इस वाली में एक तो कॉमन सेलेज में आ जाएगा बच्चों थर्ड आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रैक्शंस को आप जरूर देख लेना बेटा। He plot of n in relation to time giving one whole per logistic growth। ठीक है, तो आप जानते हो कि यदि हम कोई ग्रोथ कर्व यहाँ पे देखें, n ले लें, पॉपुलेशन डेंसिटी और ये टाइम के साथ यदि हम ग्राफ खींचें और एक कैरिंग कैपेसिटी है बच्चों, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें जे शेप ग्रोथ कर्व दिखेगा। ठीक है, एक आपका जे शेप होता है और एक आपका क्या होगा, एस शेप। ठीक है, तो ये जे शेप वाला है और ये हमारा जो नीचे वाला है एस शेप, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। तो दो टाइप के ग्रोथ कर्व हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है आपका लॉजिस्टिक जो सबसे रियलिस्टिक है, तो बच्चों सेकंड आ जाएगा सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। तो आंसर हमारा क्या है बच्चों, सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट। आप जानते हो कि ब्रायोफाइटा में क्या होता है, एल्गी और फंगस में आपका एम्ब्रियो नहीं बनता क्योंकि इनका ये जाइगोट में मियोसिस होती है, लेकिन ब्रायोफाइटा में आप देखोगे जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है क्योंकि उसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता जाइगोट में, तो वो एक आपका मल्टी सेलुलर एम्ब्रियोफाइट बनाता है। तो फर्स्ट जो प्लांट है अर्थ पे बच्चों ब्रायोफाइटा क्या है, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट है। कॉलम देखते हैं बच्चों, कॉलम विद कॉलम सेकंड इंसू द करेक्ट ऑप्शन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो है वो ये सारा एनसीईआरटी से है, पी में मिलेगा, और एक्साइल जो प्लेसेंटेशन है वो लेमन में मिलेगा, और पैराइटल जो है वो आपका मस्टर्ड में मिलेगा, और बेसल जो आपका बच्चों सनफ्लावर में मिलेगा। ठीक है, तो डी का 1 है, तो फर्स्ट मैच कर दिया मैंने। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपका प्लेसेंटेशन दे रखा है, मींस अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। तो ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंट जो प्लेसेंटा पे ओव्यूल का क्या अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ये आपके 4 टाइप के प्लेसेंटेशन आप देख रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर RUBP बच्चों ये 5 कार्बन का है, सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, 5 कार्बन का है, ये C3 प्लांट में है, एकदम करेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट बच्चों ये पैप है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और ये आपने ग्लाइकोलिसिस में देखा, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, सही है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन C3 प्लांट ग्लूकोज, नहीं भैया ये ग्लूकोज नहीं होता, ये तो 3PZA, ये 3 कार्बन का होता है। ठीक है, तो बच्चों ये गलत हो गया हमारा। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन C4 प्लांट,
ऑर्गेनिक एसिड बिल्कुल सही है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड ये आपके बनते हैं, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो आंसर हमारा बच्चों क्या बच्चों, थर्ड आ जाएगा, थर्ड करेक्ट आंसर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर रट के जाना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम कंटेन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म? ठीक है, मोनोरा में भी आप जानते हो कि बच्चों साइनोबैक्टीरिया होता है, मोनेरा भी है। प्रोटिस्टा में भी आप जानते हो मीन्स डायटम डायनोफ्लैजिलेट्स, प्लांट तो होते ही हैं, फंगस में नहीं होगा। ठीक है, तो ओनली ए बी सी डी नहीं है आपका ना, तो आप जो सेकेंड आंसर आ जाना चाहिए ना, सेकेंड आंसर। इन सब में ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 बोथ आर इन्वॉल्व। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं भैया, स्प्लिटिंग में आप जानते हो पीएस सेकेंड इन्वॉल्व होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, और लोकेटेड इन स्टोमल लेमेली नहीं भैया, स्टोमल लेमेली में केवल PS1 होता है, तो यहाँ पे PS1 प्रेजेंट होगा, सेकेंड नहीं होगा। ठीक है, इन्वॉल्व इन फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल एटीपी की फॉर्मेशन को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। ठीक है, PI और आपका क्या बन जाए बच्चों, ATP फॉर्म हो जाए, दैट इज अ फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, या साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक, दोनों में ही आपका ATP फॉर्म होता है बच्चों, तो ये आपका थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब OP ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। रेस्पिरेटरी क्विसेंट वैल्यू ऑफ प्रोटीन इज, आप जानते हो बच्चों प्रोटीन के लिए रेस्पिरेटरी जो है वो ये वाला हो जाएगा, प्रोटीन के लिए आपका 0.9, और ऑर्गेनिक एसिड के लिए अपना ये वाला हो जाएगा। ओके, और कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, और फैट के लिए आपका बच्चों 0.7, तो हमें प्रोटीन के लिए चाहिए, तो सेकंड आंसर आ जाएगा। यदि कार्बोहाइड्रेट की बात करते तो क्या आ जाता बच्चों, सेकंड क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 आता है रेस्पिरेटरी वैल्यू, तो ये रट लेना, मैंने सारे बता दिए, क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रोटीन के लिए पॉइंट मतलब 1 से कम आएगा, प्रोटीन फैट के लिए 0.7 फॉर फैट, 0.9 फॉर प्रोटीन, एंड ऑर्गेनिक एसिड मैलिक एसिड वगैरह वगैरह के लिए 4 के आसपास आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, और कार्बोहाइड्रेट के लिए बच्चों 1 आएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ DNA इन मियोसिस सेकेंड प्रोडक्ट इफ मियोसाइट कंटेंट 20 पिकोग्राम DNA G1 फेज। अब आपने जाना कि G1 फेज में हमने देखा कि एक सेल है, इसके पास जो DNA है वो कितना है आपका, मीन्स 20 पिकोग्राम है। ठीक है, इसके बाद आप जानते हो कि सेल S में जाएगा, S में DNA के अमाउंट डबल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 पिकोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये G2 में जाएगा, G2 में भी इतना ही अमाउंट रहेगा, कितना 40 पिकोग्राम। ठीक है, पिकोग्राम। इसके बाद मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट में आपके पता है कि जो अमाउंट है आधा हो जाएगा, 2 सेल बनेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 20 पिकोग्राम हो जाएगा। मियोसिस सेकंड के प्रोडक्ट में पूछा है, तो मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड के प्रोडक्ट में बात करें तो और एक बार कम होगा, तो 10 पिकोग्राम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, या आप सीधा भी बात कर सकते हैं बच्चों, मीन्स जो मियोसाइट है उससे आधा कर दो, तो आपका मियोसिस सेकंड के प्रोडक्ट में आपका DNA आ जाएगा। ठीक है, तो 10 पिकोग्राम है, तो बच्चों आंसर अपना क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसे। These organisms have very simple structures but very complex in, हमें पता चल गया कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं में जो स्ट्रक्चर है सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर कॉम्प्लिकेटेड होता है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकता है, तो इनका बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। दे एक्सिबिट द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्स रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, पैरासेक्सुअल साइकिल, कॉन्जुगेशन, आप जानते हो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन वगैरह वगैरह, सही है, ये भी ठीक है। एंड दे लैक न्यूक्लियर एनवेलप, बिल्कुल बेटा है कि न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा तो सीधी सी बात है प्रोकैरियोट होंगे, तो ये बैक्टीरिया के लिए सही है, बाकी सभी यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब यूकैरियोट्स हैं, इन तीनों की बात करें तो ये सब क्या हमारे यूकैरियोट्स हैं, और यहाँ पे ये प्लांट भी क्या है, यूकैरियोट, और ये प्रोकैरियोट है, इसलिए आंसर हमारा 1 आ जाएगा। मार्क द इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलता है, जिसमें 4 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। 5th कॉम्प्लेक्स है वो आपका ATP फॉर्मेशन में मदद करता है, जिसे ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। तो देखते हैं
NADH डिहाइड्रोजनेज बिल्कुल सही है, इसमें इनकरेक्ट बोला है ना, वो हमें याद रखना है। कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम BC वही आप कॉम्प्लेक्स थर्ड है, बिल्कुल करेक्ट है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड है। ये ऐसा एंजाइम है क्रैब्स साइकिल का जो इनर मेम्ब्रेन में इमिटेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो लास्ट यही बचा, तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है, गलत है बच्चों, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स 4 है, क्या है ये? कॉम्प्लेक्स 4 बोलेंगे हम इसे, ठीक है। तो हमारा आंसर भी क्या है बच्चों? 4 आ जाएगा, यही आपका क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आपको याद रखना है। ओके, विच मेथड कैन बी यूज टू फाइंड जीनोटाइप्स ऑफ टॉल प्लांट? हम देखो हमारे पास एक तो टेस्ट क्रॉस होता है, जैसे हम बात करें, मैंने माना कि ये कोई प्लांट है टॉल और ये आपका डॉ प्लांट है, तो इसकी हम जब बनाएंगे तो हमें F1 मिलेगा। यदि मैं इस F1 का इस रिसेसिव के साथ कराऊंगा तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। हमने क्या करा? F1 हाइब्रिड का हमने क्रॉस कराया, किसके साथ? रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस से हम क्या है, जीनोटाइप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम सेल्फिंग भी करें तब भी हमें ये प्रोसेस मिल जाएगा, ठीक है। हम सेल्फिंग से भी क्या कर सकते हैं, हमारा जो F2 में जो आपका रेशो आएगा उससे हम माने कि T ये वाला, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बता सकते हैं, ठीक है, 1:1, ठीक है। तो जीनोटाइप फिनोटाइप हम सेल्फिंग से भी, तो दोनों हम लगा सकते हैं बच्चों, सेल्फिंग भी आ जाएगा, टेस्ट क्रॉस। तो बच्चों 4th आंसर हमारा करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। हम टेस्ट क्रॉस भी कर सकते हैं और सेल्फिंग से भी हम ये पता लगा सकते हैं, दोनों ही का सही है। बायो कंट्रोल मेथड आर बेस्ड ऑन, बायो कंट्रोल आप जानते हो कि एक लिविंग के द्वारा दूसरे लिविंग को क्या करना, कंट्रोल करना है। जैसे आपके बहुत सारे ब्यूटीफुल एग्जांपल इसमें NCERT में दिए गए, तो ये प्रेडेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। प्रेडेशन, तो इसमें देख सकते हैं एबिलिटी ऑफ प्रेडेटर टू कंट्रोल द प्रे, एकदम करेक्ट है। बाकी ये सारे तो कंपटीशन से रिलेट करते हैं। आपने ड्रैगन फिली देखा होगा, ठीक है, लेडी बर्ड बीटल, ट्राइकोडर्मा, बीटी कॉटन, ये सब बायो कंट्रोल के एग्जांपल हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है, जिससे हमारी केमिकल्स पर डिपेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बच्चों आंसर हमारा आ जाएगा 1, ओके, बहुत अच्छा है बायो कंट्रोल। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, प्रेडेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड है। प्रेडेशन आप जानते हो, अपने 3 टाइप के इंट्रैक्शन आपने देखा है इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन में। एक को बेनिफिट होता है तो हम प्लस लगाते हैं बेनिफिट के लिए, और डिट्रीमेंटल के लिए माइनस यूज करते हैं, और नाइदर भी मतलब कोई बेनिफिट नहीं हो ना हानि हो तो हम न्यूट्रल लेते हैं, ठीक है, नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म। तो 3 टाइप का होता है। तो प्रेडेशन में क्या होता है बच्चों, प्रेडेशन में एक को प्लस और एक को दूसरे को माइनस होता है। तो देख लो इसमें स्पीसीज ए, तो पहला वाला तो है नहीं, दूसरा वाला भी नहीं है, तीसरा वाला भी नहीं है, तो चौथा आंसर आ जाएगा, तो 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रैक्शन देख लेना, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कॉमन सेलेज, म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन, एमन सेलेज, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाना। Read the following statement and select the correct option. Statement: humus is highly resistant to microbial action and undergo decomposition at slow, यहाँ पे क्या extremely fast लिखा हुआ है, तो गलत हो गया बच्चों स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि ऊपर तो बोल रहे हो कि रेजिस्टेंस शो करता है, तो स्लो होगा ना, फास्ट डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो ये गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट बी, द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकर्स बाय मिनरलाइजेशन, एकदम करेक्ट है। यदि ह्यूमस का आपका फर्दर डिकम्पोजिशन होता है तो जिससे इनऑर्गेनिक मटेरियल निकलेगा और न्यूट्रिएंट निकलेंगे, इसको मिनरलाइजेशन बोलते हैं, एकदम करेक्ट है। तो ओनली स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट, ठीक है, और सेकंड दोनों ही करेक्ट नहीं, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ओनली स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ए पर्सन इन्फ्लिक्टेड विद टर्नर सिंड्रोम, यदि किसी पर्सन को टर्नर सिंड्रोम है तो वो जो है बच्चों वो फीमेल होगा, ठीक है, फीमेल। तो ए यहाँ पे क्या है बच्चों, फीमेल है, फीमेल, ओके। और कैरियोटाइप आप जानते हो कि 44 ऑटोसोम्स, क्योंकि ये जो केस आपका जनरेट हो रहा है ये मोनोसोमी से डेवलप हो रहा है, मोनोसोमी, मोनोसोमी, और मोनोसोमी आप जानते हो बच्चों क्या होगा, 2n-1, एक
सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है फीमेल में कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब मीन्स 46 में से एक आप माइनस करोगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा और सेक्स क्रोमोसोम्स में कम होगा। तो क्या हमारा कैरियोटाइप्स होगा 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स नॉट, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइनफेल्टर का भी याद करके जाना, टर्नर का ये, लेकिन एक मोनोसोमी का एग्जाम्पल, बाकी सब ट्राइसोमी के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देख लो इसमें फीमेल है और मेल तो होगा नहीं, ये तो कट कर दो, ये भी नहीं होगा, और ये 45 से पहला वाला आ जाएगा बच्चों ना, वो निकल गया, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, Escherichia coli having hybrid DNA allowed to duplicate for 2 generation in a medium that consists and only source of nitrogen. What percentage of individual in second generation will produce only light DNA? हमारे पास क्या है, E. coli है, ठीक है। तो उस E. coli के अंदर जो DNA है, ठीक है, ये जो DNA इसका है, इस DNA में क्या हो जाएगा, दोनों जो स्टैंड है हमारे क्या है, एक N50 है और एक आपका क्या है उसमें N40 है, 2 टाइप के स्टैंड होंगे, ठीक है। तो आपने देखा एक हाइब्रिड DNA। अब इस वाले DNA को हम बात कर रहे हैं, तो इस DNA को हम कहाँ पे लाइट में ग्रो करा रहे हैं, NH4Cl 14 के मीडियम में ग्रो करा रहे हैं। आप देखोगे तो एक DNA, 2 DNA बनेंगे हमारे, एक DNA के बाद एक, इसमें तो दोनों है, N40 भी है और N50 भी है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो एक स्टैंड हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 से 2 DNA बनेंगे। अब ये आपका, इसमें आपका N50 नया मीडियम का स्टैंड आ जाएगा, N40, इसमें भी आपके दोनों क्या होंगे N40 और N40, ठीक है। इसके बाद हमें एक बार और ग्रो कराना है, तो अब एक तो कांस्टेंट रहेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला कांस्टेंट। अब ये 2 इससे बनेंगे तो इसका एक स्टैंड ये कांस्टेंट रहेगा, ये 40, ये N, ये N, ठीक है। तो हमारे पास 4 DNA बनेंगे। नेक्स्ट, तो इस वाले में N15, इसके साथ जो आएगा N40, इस वाले में भी N, दोनों ये जो आपके हैं N40, N40, इसमें भी नया स्टैंड आएगा N40, N40, और ये भी N40, N40। तो देखो तो इन 3 में हमारा क्या है, मीन्स लाइट DNA आ रहा है, ओके। तो देख लो 75%, तो 25% पे हमारा क्या है, हाइब्रिड है, और 75% पे हमारा क्या है, लाइट DNA है क्या ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, ओके। तो हमने देखा कि एक, हमने देखा एक इकोलाई को हमने ग्रो कराया, उसका हाइब्रिड DNA, फिर उसको हमने लाइट मीडियम में कराया, कितनी जनरेशन तक, ये फर्स्ट जनरेशन और ये सेकेंड जनरेशन, ठीक है। तो आंसर हमारा बच्चों फर्स्ट आ जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mark the incorrect statement for the following. Wind and water pollinated flowers are very colorful. ठीक है, are not very, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विंड और वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है तो किसी को अट्रैक्ट थोड़ी करना है, ना फ्लोरल रिवार्ड देना है। For hybridization, artificial hybridization, if the female parent produce unisexual flower, there is no need of emasculation. यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बैगिंग। बैगिंग तो हमें चाहिएगा ही चाहिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या, नो नीड ऑफ बैगिंग, ये गलत हो गया। बनाने से एग्जाम्पल हो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के बना रहे हो, तो ये भी क्या हमारा बच्चों क्या है, सही है। एंड द मोस्ट फ्रूट डेवलप्ड ओवरी एंड कॉल्ड ट्रू फ्रूट, ये भी सही है। तो बच्चों हमें इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ओके बच्चों। तो ये जो वीडियो बच्चों बनाया है बॉटनी का, ये नीट के एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। थैंक यू बच्चों।